मैं उनसे निवेदन करूंगा, क्योंकि सिर्फ अनुपूरक बजट तक ही अपने आप को सीमित रख के अपनी बात करेंगे तो विषय भी आएगा और प्रभावी भी होगा। तो मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से, क्योंकि 1 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन होना है, उसके बाद उनका व्यस्तता है स्वाभाविक, तो 12:24 हुए हैं, तो 1 बजे तक 35 मिनट में हम सब लोग चर्चा करेंगे। माननीय नेता प्रतिपक्ष को बोलने का अधिकार है, वो बोलेंगे। उसके बाद नेता कांग्रेस और जैसे भी पार्टी के अन्य नेताओं का होगा उस हिसाब से हम निवेदन कर देंगे। तो माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप कौन होते हैं? नेता प्रतिपक्ष से बड़े हो? बोलने को आदेश निर्देश हुआ? निर्देश ही निवेदन। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि सप्लीमेंट्री बजट पर सबसे पहले मुझे बोलने का आपने अवसर दिया। मानव संवैधानिक व्यवस्था में सरकार को सप्लीमेंट्री बजट लाने का अधिकार है, लेकिन ये भी सही है कि सप्लीमेंट्री बजट जब बहुत आवश्यक हो तब उसकी आवश्यकता होती है, तब लाया जाता है। अभी आपने मूल बजट पास किया और मूल बजट का बहुत बड़ा हिस्सा अभी आपका खर्च भी नहीं हुआ, और जिन विषयों पर आप सप्लीमेंट्री बजट ला रहे हैं उसमें भी बहुत बड़ा बजट अभी अवशेष है। लेकिन आप फिर उस समय जब बजट बना रहे थे, बजट बनाते समय वित्त मंत्री की बड़ी जिम्मेदारी होती है पूरी प्रदेश की संभावनाओं पर विचार करें और विचार करके फिर बजट को तैयार करें। लेकिन उस समय जब आप बजट बना रहे थे तो सप्लीमेंट्री मदों की जो आवश्यकता थी, मुझे लगता है उस पर आपने विचार नहीं किया। 6 महीने के अंदर ही ये आपको विचार आ गया कि ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, जिसके लिए आप सप्लीमेंट्री ला रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि आपने मूल बजट बनाते समय इनकी उपेक्षा की, और इस तरह से सप्लीमेंट्री लाना एक तरह से वित्तीय अनियमितता भी होती है। मैं बहुत ज्यादा, चूंकि आपने बहुत निर्धारित कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को 1 बजे बोलना है, तो मैं अपनी बात, आपने कुल बजट जो आपने राजस्व लेखा में लिया, आपने बताया है अनुपूरक का आधार काल जो है 12,209.981 12,209.098 का आपने बजट दिया। इसमें बहुत से विभाग हैं जिसके लिए आप मांगा है। मैं उन सब की कहां तक एक एक करके व्याख्या नहीं करना चाहता, लेकिन ये अच्छा राजस्व लेखे में आपने मांगा, पूंजी लेखे में भी आपने मांगा। पूंजी लेखे का बजट तो अच्छा माना जाता है कि उससे पूंजी निर्मित होती है और उससे इनकम की भी होती है, लेकिन राजस्व लेखा से कोई लाभ नहीं होता। आपको कोई वेतन देना है, कहीं मंत्री जी ने वादा कर दिया ये करना है, कहीं कुछ करना है, इस तरह से उसके संभावनाओं पर विचार किए बगैर उसको राजस्व लेखा में रख के राजस्व लेखा का बजट बनाना बहुत लाभदायी नहीं होता है। पूंजी लेखे के बजट का बहुत अच्छा हिस्सा होता है, और उसमें भी आपने इस पूंजी लेखे से आपको क्या क्या काम करना है उसको बृहद उसमें दिया है, मुझसे दोहराऊंगा नहीं। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिछली बार 2024 का बजट आपने 7,36,437.7 करोड़ का आपने पास किया। अभी हमारे पास आंकड़ा है, उसमें आपने जो वित्तीय स्वीकृतियां जारी की वो भी पूरा नहीं हो पाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये था, ये देखिए, आपने आबकारी विभाग मंत्री जी अभी बहुत बोल रहे थे, आपने 497.5 करोड़ का आवंटन किया और उसमें वित्तीय स्वीकृति जारी की 355 करोड़ 43 का, और कुल बजट का खर्च हुआ है 17.75, और पूरे बजट का जो आवंटन है उसका 24.82% खर्च हुआ। बजट तो आपके पास पैसा था ही, आप इसका पुनर्विनियोग भी कर सकते, कोई जरूरी नहीं सप्लीमेंट्री लेते। अच्छा, बहुत से सप्लीमेंट्री बजट में आपने मांग किया है कि हम इस मद को अपनी बचत से पूरा कर लेंगे। इसमें है, आपने विवरण में जो है उसमें आपने लिखा है हम उसे पूरा बजट कर लेंगे। उद्योग विभाग, भारी और मध्यम उद्योग के लिए आप पैसा मांगे हैं। जब आप बजट बना रहे थे
इन संभावनाओं पर क्यों नहीं विचार किया कि ये बातें हैं, ये 5 महीने में आपको नया कहां से ज्ञान उत्पन्न हो गया। इसके लिए भी आपने 21,895.59 रुपए का मूल बजट में प्रावधान किया और मूल बजट के प्रावधान के बाद उसमें भी 5,610.78 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियां आपने बजट के लिए जारी की। जो आपने बजट जारी की है इनको, उसमें कुल बजट का 19.90 खर्च हुआ। अब पूरे बजट का 77%, इसी तरह से सबका हम कहां तक आपको गिनावे माने, यानी इसके माने कि आपके पास पैसा पहले से मौजूद है और उसके बाद चूंकि आपने इसका आकलन नहीं किया, बनाते समय बजट इतना बड़ा था उसका ध्यान आपने नहीं दिया, इसलिए आपको यह सप्लीमेंट्री लानी पड़ी। ये आपकी वित्तीय अनियमितता है और बजट बनाते समय माननीय मंत्री जी इन संभावनाओं पर विचार किया जाता है। आज एक परिपाटी बन गई है, जहां कहीं मंत्री जी जाते हैं, मुख्यमंत्री जी जाते हैं, कोई मंत्री जाता है घोषणा कर देता है। अब घोषणा कर दिया तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब घोषणा करेंगे तो उसे पूरा करना है। अब बजट में तो व्यवस्था है नहीं, इसलिए आपको उसके लिए भी सप्लीमेंट्री में बजट की व्यवस्था करनी पड़ती है। अगर बजट की व्यवस्था नहीं करेंगे तो आप प्रत्येक अनुदान लेंगे जिससे कि आप कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालकर उसको आप खर्च कर सकें। तो इस बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता। तमाम पैसे आप जो जारी किए थे वो अभी आपके पास अवशेष हैं और वो उसमें अभी खर्च भी नहीं हुआ। मैं एक का जरूर कहना चाहता हूं, इसमें आपने 600 करोड़ रुपया प्रचार के लिए मांगा। 600 करोड़ माने 6 अरब। किस चीज का प्रचार करेंगे? आपने तो अपनी योजनाओं का प्रचार ग्राम पंचायत प्रधान से लेके, सदस्य से लेके, सेक्रेटरी से लेके बीडीओ कलेक्टर तक तो गांव-गांव प्रचार कराया। ये 600 रुपया किस प्रचार में नहीं? क्या ये अखबारों के विज्ञापन के लिए है या आपके कार्य योजनाओं के प्रचार के लिए है या जो आप अच्छी योजनाएं बनाएंगे उसके प्रचार के लिए है? इसके बारे में कोई पूरा विवरण इसमें मैं पाया नहीं। 600 रुपया ये आज प्रचार के लिए 6 अरब रुपया ये विज्ञापन में आप देंगे और विज्ञापन पर दबाव डालेंगे। अखबार वाले हमारी बात सुनेंगे नहीं, आप ही के विज्ञापन के नाते आप ही की बात सुनेंगे। इसलिए अपने बातों के प्रचार के लिए आपने ये 600 करोड़ रुपया आपने इसमें रखा। ये आपका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार रखें, लेकिन कम से कम जनता के बीच में तो एक संदेश जाए कि 600 करोड़ रुपया प्रचार कहाँ जाए। इसके बाद मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, तमाम विभागों की स्वीकृतियां अभी जारी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब बजट पास करते हैं तो आप इस संभावना के पास करते हैं कि हम इतने रुपए 31 मार्च तक जो हमारा अंतिम वर्ष होगा हम खर्च कर लेंगे और वो पैसा आप उसकी व्यवस्था कंसोलिडेटेड फंड से आप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि आप जब बजट बनाए और बजट में ये सारी बातें आपने रखी और पिछला बजट जो 22-23 का था, 23-24 का था, उसमें भी जितना रुपए का आपने आवंटन किया उतना भी रुपया आप इकट्ठा नहीं कर पाए और उतना आप खर्च नहीं कर पाए थे। आप पिछला हम उसका विवरण नहीं देना चाहते हैं, माननीय वित्त मंत्री जानते हैं। जितना आपने आंकड़ा बताया था कि इतना हम खर्च करेंगे उतना आपको पैसा ही नहीं मिला, जिसके कारण बहुत सी परियोजनाएं जिसका आप बजट बनाते हैं, जिस परियोजना के लिए आप बजट की व्यवस्था करते हैं, अगर वो व्यवस्था उस परियोजना में पैसे क्या वहां में रह जाती है, अगले बार फिर उसका कास्ट ऑफ प्रोजेक्ट बढ़ जाता है, आपका बजट का 1/4 हिस्सा बढ़ जाता है। इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्हीं परियोजनाओं को आप चुनें जिसके लिए आप बजट की व्यवस्था कर सकें। अब पूरा बजट का पैसा इकट्ठा करके उसको आप खर्च कर सकें। ये अनियमितता पिछले बार भी हो रही है। मुझे लगता है हम नहीं कह सकते क्योंकि मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी बड़े विद्वान है, तेज है, उतना रुपया इकट्ठा कर लेंगे। अच्छी बात है, जितना आप लाए हैं उतना खर्च करें, इसमें मुझे कुछ कहने की बात नहीं है। आपको जब आप यहाँ बोलेंगे
वित्त मंत्री जी, हालांकि मुख्यमंत्री जी भी जवाब देंगे, मैं सर सम्मान आपसे कहना चाहता हूं, पिछला बजट जो आप बनाए थे उसमें कितना खर्च किए, कितनी योजनाओं पर आपका पूरा पैसा खर्च हुआ, कितने पर नहीं खर्च हुआ, और जो नहीं खर्च हुआ उसको कैसे बनाएंगे, इसके बारे में आप हमें एक विवरण देंगे। मैं दूसरी बात आपसे ये कहना चाहूँगा कि बहुत सी परियोजनाएं, उसके बारे में इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, एक सरजू परियोजना है, ये सिंचाई में आता, लेकिन मैं पहले कह देता हूँ, हमारी सरजू परियोजना 1977 के पहले की और आज तक वो पूरी नहीं हुई। 327, हमें जहां तक याद है 327 करोड़ की परियोजना थी। अब तक इसमें कई हजार, 2000 ज्यादा करोड़ रुपया खर्च हो गया। अभी ये परियोजना पूरी नहीं हुई। आपने जमीन उपकार कर ली, जमीन पे लोग खेती कर रहे थे उसको ले लिया। पहले तो मुआवजा भी नहीं मिलता था, मुआवजा इसलिए नहीं मिलता था, चकबंदी की कटौती से नहर की जमीन ले जाती थी। अब आप मुआवजा भी दे रहे हैं, मुआवजा भी दे दिए हैं, कटौती से भी जमीन ले लिए, अभी वो नहर खुद ही नहीं। माननीय सिंचाई मंत्री जी हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी से, इसकी आप समीक्षा करें। सारी योजनाएं, चाहे मध्य गंगा परियोजना हो, चाहे ये आपका कन्हार सिंचाई परियोजना हो, चाहे ये आपकी बदायूं सिंचाई परियोजना हो, चाहे ये आरंड सिंचाई, ये सारी परियोजनाएं पैसे के अभाव में अभी पूरी न। जो पैसा आपको लगाना है, जो केंद्र सरकार को लगाना है, उनसे आपको आग्रह करके लेना चाहिए। परियोजनाएं ना पूरी होने के नाते विकास की गति जो आप सोच रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वो थम जाती है। जिस लक्ष्य से आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और जिस परियोजना को आप बनाते हैं, अगर वो पूरा नहीं होता तो जो आपका लक्ष्य है वो लक्ष्य कमजोर हो जाता है। विकास की गति जिस धर्म से हमारे प्रदेश की चलनी चाहिए उससे रुक जाती है। दूसरी बात, मैं इसमें बजट के बारे में, अब जैसे आपने बजट का प्रावधान किया, मान्यवर बजट का प्रावधान बेरोजगारी पर भी नहीं किया। हम पुरानी सरकार थी, मैं लेबर मिनिस्टर था, तो मैंने बेरोजगारी का भत्ता का प्रावधान किया था। बेरोजगारी का भत्ता दिया जाता था बेरोजगारों को, वो हमने, इसमें आपने अगर उसके लिए भी बजट मांगा होता तो मैं आपको धन्यवाद देता कि आप कुछ गरीब बच्चों को, या जो पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, जो रोजी नहीं पा रहे हैं, उनको कुछ बेरोजगारी के भत्ते के नाम पर लेते, हम लोग देते थे। हमारी सरकार गई तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, उस समय भी मैं विधायक था। उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे, हम रोजगार देंगे। रोजगार भी नहीं दिया और भत्ता भी नहीं दिया। बेरोजगारों का जो पाते थे बेचारे लड़के, वो भी चला गया। तो मैं आपसे आग्रह करता, इसमें होता तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता। दूसरी बात है, इस बजट में शिक्षण संस्थाओं के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, मान्यवर लड़के फार्म भरते हैं, दशमोत्तर उसके ऊपर गरीब बच्चों को आप स्कॉलरशिप देते हैं, स्कॉलरशिप के लिए फार्म भरते हैं। फार्म भरने के बाद स्वीकृति भी हो जाती है, लेकिन जिलों में जो धन जाता है समाज कल्याण विभाग को, इसके लिए जिस विभाग को आप देते हो वो पूरा नहीं होता। परिणाम क्या होता है जिलों में कि वहां लड़के दौड़ दौड़ के जाते हैं। मान लीजिए 300 लड़कों का है, आपने बजट दिया 200 लड़के का, सब दौड़ते हैं, तो उससे अनावश्यक भ्रष्टाचार पैदा होता है। अनावश्यक भ्रष्टाचार में छात्रों से, नौजवानों के साथ होगा तो उनके मन में क्या भाव पैदा होगा, इसको आप रोकने की व्यवस्था आपको करनी चाहिए। मैं दूसरी बात, मैं जानता हूं समय आपने निर्धारित कर दिया, इसलिए मैं खुद संक्षेप में करता हूं, क्योंकि ये मूल बजट है नहीं जिससे कि इसमें बहुत ज्यादा किया जाए। अब आपने पुलिस विभाग पर भी बजट मांगा है और अच्छी बात है। एक बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, पुलिस विभाग में फालवर होते हैं, फालवर बेचारे बहुत परेशान होते हैं, बूढ़े हो गए, नई भर्ती आपने की नहीं, रिटायर हो गए, अब फालवरों का अभाव है, करीब 1 लाख फालोअर का पोस्ट होता है, वो भरा नहीं गया है। तो
तो इसके लिए भी बजट में व्यवस्था आप दूसरे मदों के लिए किए, गाड़ी के लिए किए हैं और दूसरे मदों के लिए किए हैं। अगर इन फालोरों के लिए भी कर दिए होते तो मैं आपको धन्यवाद देता, आभार प्रकट करता, क्योंकि बड़ी संख्या में बूढ़े हो गए, रिटायर हो, जब भी कोई कप्तान साहब हमसे मिलते हैं तो कहते हैं आप फालोर के बारे में नहीं बोलते हैं, सबके बारे में बोलते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं इस पर भी आप विचार कर लें। मैं बजट के बारे में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री बजट है इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं करूंगा। आपने प्रतीक मांग की है गृह की, उसमें महिला पीएससी वाहनियों के वाहनियों हेतु 189 नए वाहन किए जाने हेतु 100 करोड़ रुपया आपने मांगा, 1 अरब मांगा। ये आपने इससे बचत भी कर सकते थे, और बचत क्या आप पुनर्विनियोग कर सकते थे, सप्लीमेंट्री में लाने की जरूरत नहीं थी। भ्रष्टाचार निवारण संगठन हेतु भी आपने 93 नए वाहनों के लिए मांगा है। आपने पीटीएस से 52 नए वाहनों का मांगा है। अति विशिष्ट महानुभावों की सुरक्षार्थ 76 नए महिंद्रा स्कॉर्पियो क्रय किए जाने हेतु भी 100 करोड़ रुपए की मांग की। अब ये वाहनों पर इतना मांग कर रहे हैं, ये वाहनों का आंकड़ा तो पहले भी आपके नॉलेज में रहा होगा, इसके लिए सप्लीमेंट्री लाने की जरूरत थी। बजट में व्यवस्था कर दी होती, इतना बड़ा बजट है उसमें हो जाता। तो ये हम ये नहीं कहते कि इसका आप दुरुपयोग करेंगे, क्योंकि इससे कुछ पूंजी तो निर्गत नहीं होती, वाहन से पूंजी नहीं निर्गत होती, उससे आपको कुछ मिलता नहीं है। तो ये आपका इतना बड़ा मांग, लेकिन आप मांगते हैं तो मैं उसमें क्या कह सकता हूं। अब आपने फिर मांगा है प्रतीक, वाराणसी में गंगा नदी पर मालवीय सेतु के डाउन स्ट्रीम में प्रस्तावित नए रेल क्रम, ये ठीक है आपने मांगा तो अच्छा। हालांकि ये जब पुल बना होगा तो वो रहा होगा, तो बजट बनाते समय इस पर ध्यान देना चाहिए। अब मैं नहीं समझता कैसे बजट बनता है, लेकिन हम वित्त से संबंधित रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी जानते हैं, तो इसकी भी आपको कल्पना करनी चाहिए। अनुदान संख्या 58 में लोक निर्माण के लिए संचार साधन सड़कों के लिए मांगा है। औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क हेतु मार्गों का चौड़ीकरण सूत्र, इको तो जान लीजिए मैंने, धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण सूत्रीकरण नवनिर्माण एवं विकास हेतु एक मिक्स व्यवस्था, नए कार्य हेतु रुपये 100 करोड़। धर्मार्थ की सड़कें माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नॉलेज में है, अयोध्या हिंदुओं की पवित्र नगरी है, वहाँ सड़कें बनी थी और उन सड़कों का क्या हाल हुआ है पानी में। अगर इसीलिए इसको चौड़ीकरण करना है तो रुपए मांगने की क्या आवश्यकता, इसलिए इसको तो आप पीडब्ल्यूडी बजट में डाल करके भी, और पीडब्ल्यू सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग से भी इसको बना सकते थे। अलग से आप मांग रहे हैं, लेकिन इसका ध्यान आपको देना चाहिए। जब बने तो आप अगर इसकी समीक्षा खुद कर लें तो ठीक हो जाया करे। ये सड़क बनी नहीं, अयोध्या पे इतना रुपया खर्च किया, इतनी बड़ी संख्या में लोग आप जैसा कहते हैं जाते हैं। हम लोग बचपन से अयोध्या जाते हैं, मेरी माँ भी 1 महीना अयोध्या रहती थी। तो मैं अयोध्या को बनाने के लिए आपने बड़ी कल्पना की, मैं अयोध्या से होके आता जाता हूँ, आप भी वैसे कार से जाते रहो। क्या उसकी दुर्गति है सड़कों के अंदर, हम अभी आए हैं देख लेते। और उसी धर्मार्थ में अभी नहीं जानते अयोध्या बनाएंगे कहाँ बनाए, लेकिन आपने धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण के लिए पैसा मांगा है। ये एक मुफ्त व्यवस्था के लिए 1 अरब रुपया मांगा है, जबकि ये लोक निर्माण विभाग से भी हो सकता था। इसके लिए सप्लीमेंट्री मांगने की कोई जरूरत आपको नहीं थी, लेकिन आपने सप्लीमेंट्री मांगा, आप बनाए, आपका अधिकार, इसमें हम कोई रोक नहीं लगा सकते। फिर एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूं, प्रतीक अनुदान था। अब समय तो ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं, अब देखिए, ये धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण और फिर नवनिर्माण एवं विकास हेतु एक व्यवस्था चालू कार्य ने 100 करोड़ की 2 बार मांगा है। एक बार चौड़ीकरण, नवनिर्माण, विकास से 100 करोड़ हो। अनुदान संख्या 83 है। आपका समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना के लिए जनपद वाराणसी में गंगा नदी पर, ये तो अब
आप कह चुके, इसको मैं दोहराना नहीं चाहता। एक बार फिर मैं आपको बजट के बारे में ये जरूर कहना चाहूँगा कि जब बजट पहले आप गांव जिलों में एक सलाहकार समिति कहिए या कुछ भी कहिए, हम लोग उसमें बैठते थे। गांव के बजट के लिए हम लोग वहाँ से बजट बनाते थे और बजट बना के आपके पास यहाँ केंद्र में आता था। जब आपका बजट बनता था तो उसमें उसको देख के समावेश किया जाता था, तो वास्तविक रूप से आपको पूरी जानकारी निचले स्तर की हो जाती थी। अब ये परिपाटी बंद हो गई। यह जो प्रभारी मंत्री जी हैं, इनकी अगुवाई में जिला नियोजन समिति हुआ करती थी जिले की, उसमें बैठक होती थी और तय होता था किस काम के लिए कितना रुपया, किस सड़क की जरूरत है, ये सब वहाँ से पूरा आपके यहाँ आता था। अब ये काम नहीं होता, कहीं कहीं हो जाता है, बजट के बाद होता, बजट पास हो जाने के बाद होता, कहाँ उसमें भी सम्मिलित हो पाता। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी अनुरोध है कि इस व्यवस्था को आप चालू करें, जिससे कि जिले का निचले स्तर का जो वहाँ सभी विधायक, सभी प्रतिनिधि बैठेंगे, आपके भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, सबसे ज्यादा तो आप ही के हैं, तो कम से कम निचले स्तर पर अपने गांव की समस्या, गांव की बातें या गांव की सड़कें या जो भी होगा उस योजना के बारे में वहाँ प्रस्ताव करेंगे, रखेंगे, वो बन के आएगा तो आपको बजट बनाने में बड़ी सहूलियत मिलेगी। फिर ये निचले स्तर की जो व्यवस्था है वो अपने आप बंद हो जाएगी। तीसरी बात, मैं बजट के बारे में एक और बात कहूंगा, वित्तीय स्वीकृतियां। आप पहले बजट में पर्सनल लेजर अकाउंट होता था। पर्सनल लेजर अकाउंट में जब आप 31 मार्च को पैसा देते थे, क्योंकि पूरा पैसा आपको भी नहीं मिलता है, मैं कठिनाई जानता हूं, भारत सरकार से 30 मार्च 31 मार्च के शाम को आता है, तुरंत आप जिलों को पहुंचा देते हैं और जिलों में व्यवस्था है और उसे उसी दिन आपको कार्ड दिखाना है। कैसे दिखा पाएगा? परिणाम क्या होता है कि जिले में जो बजट जाता है 31 तारीख को 12 बजे रात के बाद आप उसे वापस मंगा लेते हैं और फिर वो जाता नहीं। पहले पर्सनल लेजर अकाउंट था, पर्सनल लेजर अकाउंट में ये पैसा जमा हो जाता था और बाद में फिर वो काम होता रहता था। हालांकि लेजर को बंद कराने में मेरा योगदान है। मैं जब इसकी लड़ाई लड़ रहा था, क्योंकि एक बार पैसा डाल देते थे तो निकालते नहीं थे। उसमें सुविधा क्या होती थी, पर्सनल लेजर अकाउंट में जब पैसा रहेगा ट्रेजरी में, तो आपकी ट्रेजरी हाई रहेगी उत्तर प्रदेश की, रिजर्व बैंक से आपको पैसा लेने में उसमें सहूलियत होती थी। लेकिन मैं इसीलिए लड़ा, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी, यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आप बैठे हैं, उन्होंने मुझे बहुत कहा, मैंने कहा मैं मानने को तैयार हूं आपका, लेकिन ये लेजर पर्सनल लेजर अकाउंट जो है इसमें रुपया जाए तो 1 महीने के बाद निकाल लिया जाए, 1 महीने के बाद निकाल के खर्च हो। 8-8 साल 7 साल आप अपनी कमियों को छिपाने के लिए पर्सनल लेजर अकाउंट का पैसा सब ट्रेजरी में डाल के भारत सरकार के रिजर्व बैंक से आप वो पैसा लेने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, जब बजट आप वित्तीय स्वीकृति के बाद, हम कठिनाई आपको पहले बता दिए, पूरा पैसा आपको भारत सरकार से 30 मार्च को 31 मार्च को मिलता है, तुरंत आप जिलों को ट्रांसफर करते हैं, जिले में है नहीं, तो इस व्यवस्था को आप कम से कम यह करिए, तुरंत न वापस लीजिए। और वापस लीजिए, कुछ जो वापस आ जाते फिर जाते ही नहीं। हमारे खुद जिले में 2 या कितना करोड़ रुपया पीडब्ल्यूडी में गया। अब जब गया तो हम लोग सोचे हम लोगों की सड़कें कल से बनने लगी। मैंने दूसरे दिन पूछा, इंजीनियर का वापस हो गया, तो अब बाद में आएगा, लेकिन अभी तक गया नहीं। इसलिए इस पर भी आप तो, इससे भी विकास का काम रुक जाता है जब पैसा वापस आ जाता है, जाता नहीं। इस पर भी आपका मेरा आग्रह है। दूसरी बात, अब मैं बजट के बहुत ज़्यादा, ये सप्लीमेंट्री बजट है, इसी बहुत ज़्यादा मैं हमारी आलोचना करने की आदत कम, सुझाव देने का ज़्यादा है। अब पता नहीं उसमें कितना आप मानेंगे कितना नहीं मानेंगे, ये आप पर निर्भर करता है। मैंने 2-3 सुझाव आपको बजट के बारे में दिए हैं। अब मैं शिक्षा पर आता हूँ। आप अपने बजट का 14.7% आपका आवंटन भारतीय जनता पार्टी के राज में वित्तीय वर्ष 23-24 में हुआ और ये बजट का 23-24 के ये होता था। 23-24 के बजट में 13.1% हुआ। फिर
परंतु 10%, 8% ही खर्च कर सका, खर्च नहीं हो पाया। आपने शिक्षा पर बजट दिया 13 पॉइंट, टोटल बजट का 23-24 का 13.1 और खर्च हुआ 10.8। इस वित्तीय वर्ष में 24-25 में बजट में पूरे बजट का आपने 6% आवंटन प्रावधानित है और सरकार ने अब तक प्राथमिक शिक्षा पर 21.2%, माध्यमिक शिक्षा में 24.1%, उच्च शिक्षा में 21.6%, व्यवसायिक शिक्षा में पर आप खर्च कर। मैं गाँव में इंटरनेट सही नहीं, सही कर, अध्यापकों की हाजिरी ऑनलाइन आपकी कर दी। ठीक है, आपका उद्देश्य अच्छा है कि इससे अध्यापक रहें, लेकिन उनका वेतन अच्छा ना हाजिर होने, वेतन भी रोकने का। एक साथ एक समय करीब 6 लाख अध्यापक और 6 लाख अपना हाजिरी बनाएंगे, सर्वर चलेगा, सर्वर बैठ जाएगा, तो कब करेंगे? तो इस व्यवस्था को लेके माध्यमिक प्राथमिक शिक्षक तो बहुत आंदोलनरत है। वो रोज देखता हूं बेसिक शिक्षा अधिकारी के दरवाजे पर दस्तक दिए रहते हैं, आंदोलन करते हैं। तो इस पर भी मेरा आपसे आग्रह है कि 6 लाख है, 6 लाख उससे कैसे करेंगे, इस पर भी आप सोच लेंगे, इसको ठीक करने की व्यवस्था आप करेंगे। दूसरी बात है, अब बजट सप्लीमेंट्री है, इसलिए इस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहते, कितना बजट कहाँ आवंटित हुआ। मैं इतना जरूर कहूँगा, मैं इतना जरूर कहूँगा माननीय मंत्री जी, जो उच्च शिक्षा का बजट है उसको बढ़ाने की जरूरत है। उच्च शिक्षा का बजट और प्रदेशों को मुकाबले और देशों के मुकाबले कम है, क्योंकि उच्च शिक्षा में शोध की बात होती है। माध्यमिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा में शोध नहीं होता, शोध उच्च शिक्षा में होता, और जब शोध नहीं होगा तो विकास की नई नई संभावनाएं आपके ज्ञान में नहीं आ पाएंगी। इसलिए इसका बजट आपको सप्लीमेंट्री में अगर उच्च शिक्षा के लिए होते तो मैं आपको धन्यवाद देता। मैं आपको कहता हूं उच्च शिक्षा का बजट बढ़ा के और उसमें भी कैटेगराइज कर दें कि इस पे शोध पे इतना होगा, शोध पर पैसा कम है, इसलिए आप हमारा प्रदेश वैज्ञानिक शोध में और शोधों में कमजोर होता जा रहा है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा इस पे आप शोध की धनराशि बढ़ावें। दूसरी बात यह है, आपने प्राथमिक शिक्षा में आपने अच्छा सोचा होगा और उसमें भ्रष्टाचार होता भी था, जो कपड़े दिए जाते थे, जूते दिए, लेकिन आपने कुल 1100 या 1300 रुपये आवंटित किया, 1200। आप कल्पना करिए इस महंगाई में कौन सा वूलन स्वेटर मिलेगा, कहाँ जूता मिलेगा, कहाँ उसे पैजामा मिलेगा, पैंट मिलेगा। 1200 रुपये संभव नहीं है। माननीय हम धन्यवाद देते हैं माननीय अखिलेश जी को, उन्होंने इस योजना में पहले 300 रुपया गार्जियन को मिल जाता था, उन्होंने इसे बदल कर कहा नहीं हम खरीद के देंगे। आपने इसको किया, हम ये नहीं कहते आपने पैसा दिया। अब होता क्या, गार्जियन ले जाता खाद खरीद लेता और लड़के का सिलाई नहीं पाता, वो पा जाता। गरीब बच्चे तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, जो संपन्न परिवार के लोग हो तो कॉन्वेंट है, तमाम प्रकार के स्कूल हैं, गरीब बच्चे उसमें जाते हैं। गरीब माँ बाप के खाते में जब रुपया जाता है तो वो उसको हम तमाम बच्चों से पूछते हैं तुम्हें कपड़ा मिला, क्या दादा कहें कि अभी रुपया नहीं है, खाद ले आए, खेत में काम है, बाद में देंगे। तो ये समस्या, तो जो आपका उद्देश्य है उन्हें देने का, छोटे बच्चों का, वो उतना सफल नहीं है, निष्फल हो रहा है। कि मैं आपसे आग्रह करूंगा, हमें नहीं कहते आप कपड़ा बना कर दीजिए कि जूता खरीद के दीजिए, इससे मेरा मतलब नहीं है, लेकिन मेरा मतलब यह है कि आप इन बच्चों के लिए कुछ धनराशि बढ़ाइए, उतने में नहीं होने वाला है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मैं जाता हूं गांव में आया हूं, आप तो मुझे जानते हैं, मैं आपके पड़ोस का हूं। तो ये परिस्थितियां हैं, तो ये मैं आलोचना करने के उद्देश्य से नहीं, आपके सुझाव के उद्देश्य से बात कर रहा हूं कि इस पर देखें और विचार करें। दूसरी बात शिक्षा के मामले में यह है कि आपने जो अनुदेशक हैं या
शिक्षा मित्र हैं। शिक्षा मित्र के बारे में बहुत सवाल आया। ये शिक्षा मित्र की योजना भारत सरकार की थी, इसलिए आप ज़्यादा नहीं कर सकते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो व्यक्ति एक ही स्कूल में पढ़ाएगा, एक पाएगा 78,000, एक पाएगा 50,000, एक पाएगा 6,000, तो उसका मनोबल क्या होगा? हमें नहीं कहते कि आप इसकी व्यवस्था पूरा करें, या तो इनको नियमित टीचर बना दें और एक निश्चित अवधि का कुछ कर दें, अथवा इनके बारे में भारत सरकार को लिख करके कुछ अपना बजट बढ़ा के दीजिए। बड़ा ह्यूमिलिएशन फील होता। एक आदमी वही पढ़ाता वो 78,000, 50,000, एक आदमी वही पढ़ाता है 6,000। आप कल्पना कर लीजिए उसके कष्ट को। अब आप यही हम लोग हैं, एक एमएलए पावे 5 लाख, हम पावे 50,000, तो कितना पीड़ा होगी। इसलिए उसके पीड़ा का एहसास आप संजीदा हैं, उसके पीड़े का एहसास आप करेंगे और इस पर कुछ सोचेंगे। ये आपने चयन आयोग बनाया, मैं चयन आयोग पहले से बना था, अब की बार तो कुछ भर्ती हुई है। जो मास्टर रिटायर होते हैं, अभी बहुत से पद खाली नहीं भरे जा सके। माध्यमिक शिक्षा में और हमारे मंत्री जी शिक्षा तो नहीं, तो कभी मानते ही नहीं कि प्राइमरी शिक्षा में टीचर नहीं है। एक स्कूल में एक टीचर पढ़ाता। मैंने बीएसए से, मेरे खुद गांव में कोई टीचर नहीं था, शिक्षा मित्र पढ़ा रहा था, तो मैंने बीएसए से कहा साहब एक टीचर दे दो, तो उन्होंने कहा मेरे पास टीचर है ही नहीं। और ये हम जब यहाँ बात करते हैं तो हमारे मंत्री जी कहते हैं कि हम तो हमारे पास आंगनबाड़ी से लेके और उद्देश्य से लेके हमारे यहाँ जगह इतना भरा है कि हमारे यहाँ जगह नहीं। और आप मुख्यमंत्री जाते हैं कभी कभी, अरे जरा घूम के गांव में देख लीजिए, बस्ती जा। अब तो आप हेलीकॉप्टर जाते हैं, पहले कार से जाते थे, पाटन से निकलते थे, इधर से निकलते थे, हमारे क्षेत्र से भी निकलते थे। तो कम से कम इन लोगों को देख लीजिए हैं कि नहीं है, गणना न देखिए इसको। अच्छा, एक चीज है, बहुत होशियार टीचर हैं जो बीएसए से मिलकर एक स्कूल में 15 लड़के की जगह 5 टीचर बैठे हैं। हम लोग कहते हैं इनको समायोजित करो, नहीं समायोजित हो, उनका संगठन इतना मजबूत है कि बीएसए से लड़ जाता है। तो इस पर भी आप विचार करें, जिससे स्कूलों की पढ़ाई सुदृढ़ हो, क्योंकि इसमें गरीब लड़के पढ़ते हैं जिनके पास खाना नहीं, जिनका कभी कोई पेट भी खाली रहता, वो तो मील है पा लेते हैं। तो गरीबों के लिए, जब सरकार गरीबों के लिए होती है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं इस पर भी कुछ आप सोचें। अच्छा, यह है इसका कि 6 लाख नहीं गए थे, 6 करोड़ नहीं गए थे विधायकों को, 6 करोड़ 5 करोड़ कहा था ना, 5 करोड़ हाँ? अलग से दिया गया है, अलग से। अच्छा, ये हाँ, ये आपने अलग से दिया, हम लोगों को तो दिया नहीं विपक्ष में। और आपने जब शपथ ली होगी तो शपथ में आता है बिना किसी भेदभाव के सबके साथ हम न्याय करेंगे, है ना। तो अगर वो आप शपथ लिए हैं तो न्याय करना चाहिए, आप उसमें भेद नहीं करना चाहिए। ये शपथ के खिलाफ हो जाता है, इसलिए शपथ के अनुरूप इस बात को आप करिए। और 6 करोड़ की मांग है, 6 करोड़ हम लोगों को भी दीजिए, अपने पार्टी के लोगों दे। ये स्वाभाविक है, अपने के निकट जो रहता है उसको ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, दूर रहने वाले को कम किया जाता है, तो इसको हम लोगों को दीजिए। दूसरी बात मैं जल्दी खत्म करना चाहूँगा, शिक्षा पर मैंने बता दिया। अब आता है मानवर कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था में मैं इस पर काफ़ी चर्चा हुई है, और हमारे माननीय साथियों ने भी चर्चा की है, मैं उसको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, इस समय एक कानून व्यवस्था में जो आपने काम किया, वो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन एक चीज कहूंगा, गंभीरता से देखिए, कहीं न कहीं कुछ भय का वातावरण है। कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जिनके मन में डर लगा हुआ। आप बहुत कोशिश करते हैं,
कि हमने माफिया को ठीक कर दिया, हमने बड़े बड़े गुंडों को जेल में डाल दिया, लेकिन ये भय है क्यों? किस समाज में भय क्यों है? इस चीज पर भी आपको सोचने की जरूरत है। और अगर सोचेंगे, हम जानते हैं आप शपथ लिए हैं तो न्यायपूर्ण बराबरी का सोच करेंगे, इसलिए इसमें मैं आपको ये सुझाव देना चाहता हूं। अब मैं ये क्राइम रिपोर्ट तो आप हमेशा रखे हैं, हमको भी एक मिल गया, मैं सुना दे रहा हूं, क्योंकि आप तो अभी उसे सुनाएंगे ही और 100% कम बताएंगे, लेकिन मैं अब ये हमारे पास ज्यादा नहीं, हम नया नहीं लाए, हम पुराना लाए हैं, केवल इतने जानना चाहते हैं इसमें आपने कितना सुधार किया। अपराध का प्रकार आईपीसी क्राइम में वर्ष 2016 में घटनाएं हुई थी 2,82,171। ये मैं 22 तक का बताऊंगा, क्योंकि 22 के बाद आप सुधार किए तो बता देंगे हम। 2,82,171 और वर्ष 2022 में हो गया आपके 5 साल आने पर 4,01,787, यानी 58% की वृद्धि हो गई 22 तक। अब इसमें कितना कम इधर किए हैं 2 साल में, वो आप बता दें। ये अपराध ब्यूरो का रिकॉर्ड है। और IPSLN क्राइम जो 2016 में हुआ था, वो हुआ था 2,11,854। वर्ष 2022 में हो गया 3,51,486, 66% की वृद्धि। 5 साल में 66%। कुल अपराध IPC SL में हुआ था 4,94,000, 16 का मैं बता रहा हूँ 25, और 22 में हो गया 7,53,000, 53% की। और महिला अपराध में 4,09,262 हुआ था 16 में, और 22 में आपका हो गया 65,745, 33 देशों में प्रथम हो गया। इसी तरह से सब है, अपहरण का भी है, महिला का भी है। अब अपहरण का इधर कुछ कम हुआ है, तो अपहरण में बता दूं, अपहरण में उस समय हुआ था 15,898 और आप में बढ़ गया 16,292, 2% बढ़ा। अनुसूचित जातियों के साथ जो घटनाएं हो रही थी वो 16 में हुआ था 10,426, आप में हो गया 22 में हो गया 15,368, 47। आर्थिक अपराध 15,765 और अब हो गया 22 में 22,409। साइबर अपराध ये नया अपराध आया मुख्यमंत्री, ये डकैतों से बड़ा अपराध है। जो आप डकैती का मुकदमा लिखाते हैं वो तो पकड़ते हैं, मारते हैं, छीनते हैं तो पता चल जाता। ये साइबर डकैती इतनी बड़ी है, इसमें आपको पता भी नहीं चलता, खाते से रुपया चला जाता है। इसके लिए आपको कठोर कार्रवाई की जरूरत है। आपने साइबर क्राइम का एक थाना जिले में बनाया, इसको आप कम से कम तहसील मुख्यालय पर एक कर दें। अब किसी के साथ ठगी होती है तो वो बेचारा भागा जिले में जाता है, वहां दिक्कत होती है। अगर तहसील मुख्यालय पर एक थाना बना दें तो लोगों को जहां कहीं ठगी होगी तो वो आसानी से वहां जाके अपनी बात कर सकेगा। ये मेरा आपसे आग्रह है। और ये हम उस टाइम हुआ 16 में 2,639, अब हो गया 10,117, 283। अब मैं इसलिए इसको नहीं कह रहा हूं कि आपको दिखा रहा हूं आंकड़ा, मैं एक चीज ये दिखाना चाहता हूं कि ये 22 तक का मैं पढ़ा हूं। अगर आपने 22 के बाद 2 साल में इसमें कुछ कम किए होंगे तो बता देंगे, हम मान लेंगे भाई इतना कम हो गया। अगर नहीं कम किए होंगे तो ये होगा कि अभी वो बना हुआ। लूटपाट, अपहरण 179 हुई, ठगी चोरी, साइबर क्राइम 7। तो ये आंकड़े मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि हम आपको इसके माध्यम से कुछ कहना चाहते, दिखाना चाहते। हम इसलिए दे रहे हैं, इस पर आप विचार करें और इस विचार करके इसको आप सुधारने का काम करें। ये मेरा आपसे अनुरोध है। अब मैं भ्रष्टाचार पर आता हूं।
मान्यवर, जब आप रहे होंगे, आप भी पार्लियामेंट में अपने जब सरकार में नहीं थे तो भ्रष्टाचार में आप भी बोलते थे बड़ा भ्रष्टाचार। अब तो भ्रष्टाचार निवारण के मुख्य अधिकारी ही आप हो गए हैं, तो भ्रष्टाचार को अब उसका खत्म करने का दायित्व आप है। हम इसलिए जानते हैं कि आप हमारे पड़ोसी रहे हैं ना, तो हम अक्सर, और वो मंदिर में मैं जब पढ़ता था तो रोज शाम को जाता था। आपके जो बड़े बाबा थे, बाबा दिग्विजय नाथ जी, मैं उनके लोगों के साथ जाता था, विद्यार्थियों को बड़ा प्रेम करते थे। आपके गुरुजी भी बहुत संजीदगी से हम लोग बात करते थे, हम लोग जाते थे, मिलते थे। और मैं समझता हूँ आप भी अब संजीदगी से बात करें, थोड़ा उम्र का असर होता है। इस उम्र में थोड़ा आदमी, हमें नहीं कहते भाषा का प्रयोग नहीं करते, लेकिन थोड़ा आ ही जाता है कुछ न कुछ, तो चाहे बुलडोजर चला दीजिए, चाहे किसी का घर गिरा दीजिए, ये उम्र का है, आपका नहीं दोष है, उम्र का दोष है। ये क्या है भाई? अरे गरीब विधायकों का क्या होगा? अरे भाई, विधायकों का हमसे ज्यादा ये बैठे सबसे देखिए मान्यवर, अब बोलने नहीं दे रहे विधायकों के बारे में। बता रहे, मैं आपसे पूछता हूं, ये मुझसे पूछे बगल बैठे हैं, मुझसे कहते थे बढ़ाओ, और मैं मीटिंग हुई है, सदस्य थे, इन्होंने जो प्रस्ताव यथावत दिया, मैं मान लिया, पूछे गलत कर रहा हूं, मान लिया था। और मुख्यमंत्री जी, नहीं जी हमें पानी नहीं दो, मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा, तो मुख्यमंत्री जी इतना, तो उन्होंने कहा आप लोगों ने तय कर लिया, हमने कहा तुरंत मान लीजिए। अब एक विधायक को भी एक बार आने पर अगर 1 साल रह गया है तो 25,000 पाता है। अब ये लोग फिर मांग करने के बाद अगर हम कहते हैं, हमको तो हमारे ऊपर गाली पड़ती थी, मोहन सिंह जैसे बड़े बड़े लोग, कि आप कंजूस नहीं बढ़ाते हैं। अब मैं इनसे कहता हूं, ये भी मुझे कंजूस, आप हो महोदय, अब अपनी कंजूसी तो छोड़ो, माननीय मुख्यमंत्री से, हमें नहीं, आप ही को लोग सबसे ज्यादा, ये लोग कहना है, ये बार बार कह दिए, इसलिए मैं इसमें कहना नहीं। ये क्राइम रिपोर्ट बहुत, इसको पढ़ने से कोई बहुत वो नहीं। भ्रष्टाचार पर आपका जो विभाग है, देखिए जो रिपोर्ट आई है सर्वे, वो 1905 बरस की है। उसमें ये कागज कहाँ चला गया? एक सेकंड। ये है भ्रष्टाचार। मानवर, हम लोग ऊपर देखते हैं, ऊपर का भ्रष्टाचार सीधे जनता को नहीं परेशान करता। आप माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो जाते हैं तो मैं पढ़ता हूं अखबार, कितने आपको जनता दरबार में मिले, सबसे ज्यादा रिपोर्ट, सबसे ज्यादा परेशानी तहसील की और राजस्व की है। इस पर राजस्व के लिए मैं ये जो भ्रष्टाचार का रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है इंडिया करप्शन सर्वे 2019। मानिए इसलिए कि 5 साल पर होता, अब 24 में नया आया है, पहले नहीं आया। इन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसमें इन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार 34% तो पुलिस विभाग में है और 24% म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। वो पंडित जी शर्मा जी जो हैं माननीय मंत्री जी, इनको लाभ होगा, इनके विभाग में 5% आता है। हालांकि ये यादव का चालान करते हैं, इंजीनियर का नहीं करते हैं। हाँ, और सबसे ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी 37% राजस्व का सबसे ज्यादा, और उसी से जनता ज्यादा परेशान होती है। तहसील में हमने खुद सवाल करके पूछा था, तो उस सवाल में आया था एक तहसील में 500, 800 मामले डिमार्केशन के। धारा 24 में जो नया राजस्व संहिता बनी है उसका निश्चित टाइम है, वो पालन नहीं करते हैं। उसका कारण है कि राजस्व संहिता में जब माननीय शिवपाल जी राजस्व मंत्री थे, जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, जिनको उन्होंने बनाया था, उसमें ये कहा था कि हर तहसील में एक न्यायिक तहसीलदार होगा, हर जिले पर एक न्यायिक एडीएम होगा। तो न्यायिक एडीएम
और न्यायिक तहसीलदार अगर रहते तो इन मुकदमों का निस्तारण जल्दी हो जाता। अब एक एसडीएम है तो दिन भर तो वीआईपी के पीछे दौड़ते हैं, कोई न कोई आपने आपने लगा दिया दौड़ा करो इनको, तो कोई न कोई जाता उसी पर। तहसील में कभी वकील हड़ताल कर देते हैं, लंबे समय तक मुकदमों का निस्तारण नहीं हो पाता है। और जब एसडीएम रहा तो मुकदमा नहीं चला। इसलिए जो ये राजस्व संहिता है उसके लिए भी पैसा मांगना चाहिए था। संसदीय कार्य मंत्री जी के जिले में लगता है, इसीलिए इन्होंने इसको सोचा नहीं। आपको सोचना चाहिए, पोस्ट क्रिएट करके अगर कमी है तो भर्ती करके, या प्रमोशन जो 33% आप करते हैं निचले स्तर से करके इनको बनाने की जरूरत है, जिससे राजस्व के मुकदमों का निस्तारण हो जाए और भ्रष्टाचार ना हो। आपको सबसे ज्यादा दरखास्त राजस्व के भ्रष्टाचार का मिलता होगा, लेखपाल का, कानूनगो का, तहसील का, नाप हमारा खेत इधर कर दिए उधर। मैं इसलिए आपसे आग्रह करूंगा कि इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आप इस पर कुछ सोचें। और तो कर ही रहे हैं यार, कानून व्यवस्था में तो आपका बुलडोजर चल रहा, फलाना चल रहा। जरा तहसीलों पर एक दिन चला दीजिए, किसी तहसीलदार पर चला दीजिए, जिससे कि न्यायिक व्यवस्था में गरीब आदमी को न्याय मिल सके। यहाँ सब विधायक बैठे, सब जानते हैं कितना तहसील में क्या हो। वो देखिए नितिन जी बैठे हैं, पहले हमारे साथ थे, अब तो आपके साथ हो गए हैं। तो ये हमारे जिले में जाते थे, मिनिस्टर तब भी जाते थे। वो ये क्या हालत थी तहसीलों में, इसको सुधारने का काम आपको करने की जरूरत है। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं मनोहर, मैं ज्यादा आपको इतना बताया क्योंकि वो बजट है, उस पर बहुत बोलने की जरूरत नहीं होती है। चला गया कागज। एक बात बता दें साहब, ये 600 करोड़ नहीं है, बाकी लोग भी यही कहेंगे, ये 6 करोड़ है। 600 लाख है वो जी, जो आपने सूचना के प्रचार का बताया। हाँ, वो 6 करोड़ है, 600 करोड़ नहीं है, 600 लाख है। जब हमने 600 लिखा था पढ़ लिया। अच्छा, इस त्रुटि को मैं स्वीकार कर लेता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसमें 600 लिखा, वाहनों के लिए भी इतना नहीं। अब आप जैसे गिनते हैं बोलते समय इकाई दुहाई, वैसे हमने नहीं गिना, इसलिए रह गया। मास्टर बेरोजगारी, मैं बेरोजगारी पर ज्यादा नहीं कहूँगा, तो ये तो समस्या, इस पर बहुत बहस हो गई है, बड़ी बात हो गई। एक चीज आ गया हमारे पर, काफी आ गया आपका। और 50 से आप जो बहुत थोड़ा बोल रहे थे। अरे आप जब वहां थे और मैं वहां था, आपको सबसे ज्यादा बोलते थे। आप इतने वरिष्ठ हैं। आज हम वो उपदेश दे रहे हैं। अरे हम वहां भी रह के देखें, वहां भी रह के देखें, हमारे नेता ने यहां बैठा दिया, यहां देख रहे हैं, सब देखा हूं, थोड़ा लंबा है, इसी तक कन्फाइंड रहना चाहिए। मैं अब जल्दी खत्म कर दूंगा। मैं जानता हूं मुख्यमंत्री जी को, आपसे अनुरोध है सर। मैं बस ज्यादा नहीं करूंगा, बस मैं थोड़ा भ्रष्टाचार बोल चुका, बेरोजगारी पर जरूर कहूंगा। अगर हम बेरोजगारी पर नहीं करेंगे, बेरोजगारी का भत्ता के लिए हमने लड़ाइयां लड़ी हैं, हम जेल गए हैं, हमने लाठियां खाई हैं, अगर नहीं बोलेंगे तो मैं अपने कर्तव्यों से च्युत माना जाऊंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पर पुनः विचार करें। जैसे पहले कहा था कि बेरोजगारों के लिए कुछ करिए, आप ला रहे हैं, निवेश करा रहे हैं, तो ये हमको लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 मिल रहा, हम भी रहे हैं मीसा में हम भी रहे हैं। तो मैं एक चीज, बेरोजगारी पर आप जरूर इस पर ध्यान दें, कोई ना कोई तरीका निकालें। आपका निवेश आ जाएगा जैसे आपने कल्पना की है तो बहुतों को नौकरी मिल सकती है। दूसरा, ये जो आप संविदा पर कर्मचारी रखते हैं, मानवर, ये बहुत आउटसोर्सिंग से बहुत, हम जानते हैं कि बजटीय व्यवस्था के नाते, आर्थिक कमजोरी के नाते आप करते हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन बजटीय व्यवस्था में आप संविदा पर जो आप देते हैं एनजीओ को, तो वो टेंडर डालता है, और जो टेंडर डालता है तो पा जाता है। तो पहले तो
वो जो कमेटी या जो कंपनी कराती है या जो सरकारी विभाग कराता है उसकी सेवा में उसका चला जाता है। उसके बाद वो जो रोज देता है 8,000 7,000 तो उसमें भी 2,000 काट लेता है। इस पर आप देना चाहिए, संविदा को किसी तरह से खत्म करिए। संविदा हमेशा डर लगा रहता है, जिसके यहाँ काम करता है वो तो डांटता है और उनको लिख देता चिट्ठी से वापस बुला लो। अब हम देखते हैं हमारे नगर पंचायतों में काम करते हैं, जब नगर अध्यक्ष नाराज हुआ लिख दिया इसको ले जाओ वापस, अब वो दौड़ के हमारे पास आते हैं, हमको निकाल दिया गया। तो इस संविदा पर कुछ अगर आप न पूरा कर सके तो ऐसी गारंटी करें कि इनको आउटसोर्सिंग और संविदा दोनों को मैं कह रहा हूँ, सब आउटसोर्सिंग पर एक गारंटी कर दें कि ये निकाला ना जा सके। अगर आपने दे दिया तो काम करे, अगर वो काम में कोई ढिलाई है या कोई कंपनी उसकी शिकायत करती है काम नहीं कर रहा, जांच करने के बाद हटाया जाए, तुरंत चिट्ठी आती है उसे हटा दिया जाता है। मैं ये फिर आंकड़ा ले आए हैं, अब हम आपको आंकड़ा बता ही चुके हैं कि इसलिए इसमें मेरा वो है, टाइम भी हो गया। आंकड़ा रात शाम को अभी बताते हैं हम सोते समय, आप तो आंकड़ा सबसे ज्यादा रखते हैं और वही आप सुनाते हैं। ये बेरोजगारी, बाढ़ सबसे बड़ी समस्या, और मुख्य रूप से जो तराई का बेल्ट है पीलीभीत से लेके जो आपका उत्तरी बेल्ट है वो बाढ़ से हमेशा पीड़ित हो। कारण कि ये नदियां नेपाल के से आती हैं और उसमें जब नेपाल पानी छोड़ देता है, नेपाल में कस के बारिश हो जाती है तो बाढ़ आती है और बाढ़ से जो है वो हमारा पूरा बेल्ट पानी में डूब जाता है। तो उसमें एक योजना बनी थी, हालांकि वो खत्म हो गया। मैं बहुत यहाँ बोलता रहा, जलकुंडी योजना, भालू बांध योजना, ये जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ वहाँ तब इसकी समझौता हुआ था, आप इसे जानते होंगे, लेकिन वो चल नहीं पा रहा। तो हम लोग जब आप बांध बनाने की कोशिश करते हैं बॉर्डर पर तो नेपाल अवरोध करता। मैंने बहुत बार कोशिश करी, शिवपाल जी भी थे, हम लोग नेपाल गए, नेपाल के सिंचाई सेक्रेटरी से बात हुई, वो हमको बॉर्डर पर बांध नहीं बनाने देते हैं। कहते अगर आप बॉर्डर पर बांध बना देंगे तो हमारा देश बड़ी संख्या में किनारे वाला डूब जाएगा, तो वहां बांध बनाने नहीं देते। और यहाँ बांध की जो प्रक्रिया है, आपने जितना बहुत बांध है, आपसे मंत्री जी मेरी बात भी हुई है, बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, रुपया भी है, लेकिन उसकी गुणवत्ता नहीं है। आप गुणवत्ता पर ध्यान करिए। ये सब ठेकेदार टेंडर ले लेते हैं, एक फिर सब लेट कर देते हैं और वो काम होता नहीं है। हम लोग इंजीनियर से कहते हैं, मैं कितनी बार आपसे भी कहा, आपको चिट्ठी भी लिखा है कि नरेगा का पैसा बिना खर्च किए निकाला गया और वो पैसा निकल गया। इसलिए बाढ़ को रोकने के लिए आप कोई अब वो तमाम कमीशन है, उस कमीशन का हाथी कमीशन, क्या क्या कमीशन है, मैं उसके बारे में चर्चा यहाँ नहीं करूँगा, बाढ़ के बारे में क्या कहा है। लेकिन एक मैं कहना चाहूँगा, इस बाढ़ को रोकने के लिए आप एक कमेटी बना के कैसे भी इसको रोके। जल जीवन से अब खेतों की रुपाई हो गई थी, पानी भर गया, खेत का फसल चला गया, बीज भी नहीं पा रहे, कहीं बीज भी नहीं लाके फिर से उसकी रुपाई कर दें। और जो आपने माननीय मुख्यमंत्री जी, पहले वहां तौल के दिया जाता था ना बाढ़ में, बाढ़ पीड़ितों को, अब आपने किट बना दिया। अब किट में भर के गया है, मैंने खुद किट खुलवा के नाप कराई है। आलू कम मिला, वो आटा नहीं नपुआ था, चावल कम मिला, सब में 2-2, 250-250 ग्राम कम मिले, चना भी कम दिया। अच्छा, वो चूंकि किट के अंदर जो थे उसको तो उन्होंने मैंने एसडीएम से कहा कि पैसा तो लेगा इतना ही है, तो आपकी जिम्मेदारी है, किट को देखो, किट को खोल के देखते नहीं, बना आ गया, गिन के दे दिया। और बाढ़ में आपने ये आपका जो किट है इसकी भी जांच करा रहे हैं, बहुत बड़ा रकम इसमें जाता है, चला जाएगा। अगर आप 250 ग्राम एक आटे में मानते हैं, एक गांव में 300 बटता है, तो बताए कै किलो चला गया। इस तरह से और पैसा वो ले लिया और सामान दिया नहीं, इस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात है सर, अब समय काफी हो रहा है, थोड़ा सा बस मैं खत्म कर दे रहा हूं, ज्यादा नहीं बोलूंगा। अच्छा नहीं है, बस ठीक है, आपने कह दिया ना, बाढ़ बता दिया। माननीय मंत्री जी, एक बाढ़ का आपसे कई बार कहा
74 करोड़ की एक बनी थी, उसके पुनर्निर्माण के लिए 16 गैप है हमारे क्षेत्र का। 2500-30 गांव डूब गए हैं। फसल चलेगी, हर साल जाता। पिछले साल बड़े होशियार थे, सब बीमा कराए तो बाढ़ नहीं आया, बीमा भी चला गया। खेत भी नहीं बैठाया कि बीमा पा जाए। इस साल सब चला गया। तो जो 12 गैप है, 74 करोड़ रुपए की आपसे मांग की गई थी, 5 करोड़ आपने दिया। 12 करोड़ पहले दिया, 5 करोड़ बाद में दिया, 17 करोड़ दिया। तो 17 करोड़ में नहीं हो पा रहा। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि आपका अलग से बजट लेने की जरूरत है। आपके बजट में इसका प्रावधान होगा, रुपया देके बंदा ठीक करा दीजिए। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको क्या कहूँ, अच्छा खत्म करने, अब ये कह रहे हैं लोकतंत्र सेनानी। आप तो गए नहीं थे, मैं तो गया था। आप गए ही नहीं थे, जेल में थे। मेरे सारे बैल घड़ा कुल करा दिया था गुस्से में आके पुलिस कप्तान ने, और हम बहुत झेले। और ये परंपरा माननीय, मैं मुलायम सिंह जी को, मैं मुलायम, आप लोगों में भी बहुत लोग हैं, ऐसा ना समझो हम ही लोग हैं। बहुत मान्यवर, उस समय माननीय मुलायम सिंह जी ने ये योजना शुरू की थी और 500 से शुरू हुआ था। आज पिछले साल आपने 5,000 बढ़ा दिया था, 20,000 था, 25,000 हो गया। अब इस पर भी कोई बढ़ाने के लिए आप सोच ले, क्योंकि हम लोग तो एमएलए हैं, लेकिन जो गरीब हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं, जिनके बेटे उनको पूछते नहीं हैं, वे अपने घर में बैठे हो, यही आपका लोकतंत्र सेनानी का पैसा उन्हें घर में सम्मान दिलाता है, उनकी बात करता है। अब एक आंकड़ा सुना देते हैं, आप तो आंकड़ा पढ़ाएं। ये हमारा प्रदेश आंकड़ों के अनुसार आईपीसी क्राइम में देश में प्रथम स्थान पर, आईपीसी एसएलएल अपराध में देश में प्रथम स्थान, हत्या के अपराधों में वर्ष 2022 में देश में प्रथम स्थान, महिला अपराध में देश में प्रथम स्थान, अपहरण में देश में प्रथम। 22 का आंकड़ा है, 22 का आज का नहीं। अनुसूचित जाति के अपराधों में देश में प्रथम स्थान, हत्या के अपराधों में देश में प्रथम स्थान, बलात्कार के अपराधों में वर्ष 2022 में देश में दूसरा स्थान है, एशियल क्राइम में देश में द्वितीय स्थान पर, आर्थिक अपराधों के मामले में देश में दूसरा स्थान है, बच्चों के अपराधों में देश में तीसरा स्थान, साइबर अपराधों में देश। मानो ये आंकड़ा जो LCRB 222 का, वही मैंने पढ़ा है। अगर इसमें सुधार होगा तो आप बता देंगे, नहीं ये इतना सुधर गया है। फिर मैं एक बार आपसे आग्रह करूंगा कि अपराधी आप बहुत कहते हैं, अभी तो आप बड़े जोर गुस्से में होंगे कि समाजवादी पार्टी में सब अपराधी हैं। मान्यवर, उस दिन आपने 2 आदमियों का नाम लिया था, इसलिए मैं आपको भी जताना चाहता हूं, ये जो इलाहाबाद में छोड़े गए हैं, ये कहाँ है, किस पार्टी से संबंधित? जौनपुर में जो अपराधी घूम रहे हैं, किससे संबंधित? बहुत से अपराधी हैं जो कई आपके पार्टी में भी होंगे, हम नहीं कहते। तो इस पर जरा आप विचार करिए। हमको तो आप जेल भेज देते हैं और उन लोगों को पूछते नहीं हैं। इस पर समान और रखिए। एक चीज काके खत्म हो, माननीय, बस 2 मिनट। माननीय मुख्यमंत्री जी, सद्भाव के बगैर विकास संभव नहीं। हमारा पारस्परिक सद्भाव